हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन। इसके पिछले 6वें वीडियो में मैं आपको क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक पदार्थों के नामकरण को बता रहा था। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित की संरचनाएं लिखिए। 2 क्लोरोहेक्सेन, पेंट 4 इन 2 ऑल, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। और भी हैं साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल और 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। ठीक है, पहला है 2 क्लोरोहेक्सेन। मतलब यह है कि हेक्सेन मतलब 6 कार्बन वाला है, सभी में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन है। इन रहता तो डबल बॉन्ड होता, आइन रहता तो ट्रिपल बॉन्ड होता, एन है तो सिंगल बॉन्ड है। और उसके सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है। ठीक है, तो 6 कार्बन हम पहले लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन। ठीक है, और 6वें कार्बन से सेकंड पोजीशन पे, मतलब उधर से हम पहले कार्बन गिनेंगे, इसको हम पहला कार्बन गिनेंगे। तो 1 है, ठीक है, उसके बाद 2 है, 3 4 5 और 6 कार्बन। तो सेकंड पोजीशन पे यहां पर 2 क्लोरो लिखा है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है। तो एक क्लोरीन जो है सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है। देख सकते हैं कि CH2 की जगह CH है, इस CH के साथ वो क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम पहला कार्बन मानेंगे। तो यहां पर क्लोरीन है, देखिए, और बाकी सब में हाइड्रोजन बने हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये देखिए। तो इसलिए ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 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 CH3 है, ये सभी जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये देखिए, ये देखिए। तो ये CH3 हुआ, ये CHCl हुआ, CH2 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 CH3। तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन हमने जोड़ दिया, ये कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा है पेंट 4 इन 2 ऑल। तो पेंट है तो 5 रहेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसमें 4 पे इन है और 2 पे ऑल है। तो अगर हम यहां पर इधर से ही गिने, 1 2 3 4 5, ये पहला है। ठीक है, तो 4 इन है और 2 ऑल है। तो 1 2 3 4 पे इन है का मतलब चौथे और 5वें पे डबल बॉन्ड है, और 2 पे ऑल है, 1 और 2 पे ऑल है। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 1। ठीक है, अब ये 2 बॉन्ड जुड़े हैं, तो 2 कार्बन यहां पर, 2 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन रहेगा यहां पर। ठीक है, ऐसा है। तो ये CH2 CH CH2 CHOH CH3 ये बन जाएगा इसमें, देखिए, है ना। ये देखिए, तो ये 1 2 3 4 5 मैंने पहले ही बता दिया है। सेकंड पोजीशन पे इस कार्बन पे ऑल जुड़ा है, और चौथे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो CH2 CH CH2 CHOH CH3 ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तीसरा कंपाउंड क्या है, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया इसमें। तो साइक्लोहेक्सीन का मतलब है एक जगह हमने डबल बॉन्ड बनाने हैं। हेक्सेन साइक्लो होता, एक हेक्सीन है, तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। तो पहले पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड कर दिया, और तीसरे पोजीशन पे ये नाइट्रो बोल रहा है। देखिए, तीसरे पोजीशन पे नाइट्रो बोल रहा है ना। तो देखिए 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे नाइट्रो है, और ये साइक्लोहेक्सीन है। आ गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, नेक्स्ट कंपाउंड है साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल है। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल है। तो साइक्लोहेक्स में फिर से ऐसे ही बनेगा, इस टाइप से साइक्लोहेक्स ये बन गया। ठीक है, 2 इन पे है, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मानेंगे, 2 इन 1 ऑल है। तो 1 पे OH है और 2 पे डबल बॉन्ड है, इस टाइप से बनेगा। देखते हैं बना है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए, है ना।
तो 1 पे ऑल है, कहीं पर भी 1 बना है, हमने यहां पर बना दिया तो कोई बात नहीं, ये वहां पर भी बन सकता है। 1 पे ऑल है और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 ऑल 2 इन हो गया। ठीक है, और आखिरी है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। हेप्टेनल हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यानी 7 कार्बन है। ठीक है, तो 7 कार्बन में एक जगह CHO है और 6वें पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। ठीक है, ये देखिए पहले पोजीशन पे CHO है, तो ये अल हो गया यानी कि एल्डिहाइड हो गया, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7वां, तो 6वें पोजीशन पे OH है और ये 7 है तो हेप्ट है, तो हेप्टेनल, और 6वें पोजीशन पे है OH, तो 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। चूंकि यहां पर एल्डिहाइड है जो कि प्रिंसिपल ग्रुप है, सबसे बड़ा भाई एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सी छोटा भाई है, इसलिए शुरू में लगाया हमने पूर्व लग्न, तो 6 पे हाइड्रोक्सी है और अल है तो हेप्टेनल हुआ, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल हुआ ये। ठीक है, तो अब ये पूरी तरह से हमने इसका नामकरण क्रियात्मक समूह के साथ जितने भी कंपाउंड हैं उनके नामकरण हमने देखे। अब हम थोड़े से रिंग वाले संरचनाओं के नामकरण एक बार ठीक से और देखेंगे, हालांकि अभी कुछ क्वेश्चंस में आपने देख लिया है। तो बेंजीन व्युत्पन्नों की नाम पद्धति, बेंजीन का मतलब ये बेंजीन रिंग है जिसको अपन एरोमेटिक रिंग कहते हैं, क्योंकि रिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक वे रिंग जो इस तरह के होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड नहीं दिखेंगे, तो ये एलिफेटिक रिंग कहलाते हैं, एलिफेटिक रिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। और जिनमें ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं इनको हम एरोमेटिक रिंग कहते हैं, बिना डबल बॉन्ड वाले को एलिफेटिक, डबल बॉन्ड वाले को एरोमेटिक रिंग कहते हैं। ठीक है, तो इनसे बने हुए कंपाउंड हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि बेंजीन के साथ एक मेथिल जुड़ा हुआ है, तो मेथिल बेंजीन जिसको अपन टॉलुइन कहते हैं। ठीक है, और ये Me का मतलब है मेथिल, और O हो गया तो मिथॉक्सी हो गया ये। ठीक है, मिथॉक्सी, Me फ्रॉम मेथिल, तो मिथॉक्सी यानी ईथर हो गया ये, तो मिथॉक्सी बेंजीन हो गया ये, जिसको एनिसॉल कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड एनिसॉल। ये एमिनो ग्रुप है तो एमिनो बेंजीन हो गया जिसको एनिलीन कहते हैं, एमिनो बेंजीन एनिलीन। ये नाइट्रो बेंजीन हो गया। ठीक है, ये ब्रोमो बेंजीन हो गया। तो ये जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हैं ये सभी बेंजीन से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमने इसको कहा बेंजीन व्युत्पन्न, बेंजीन से व्युत्पन्न। ठीक है, अब इनके और कौन कौन से प्रकार हैं, इनके नामकरण किस तरह से करते हैं, इनको भी हम समझेंगे। IUPAC पद्धति में बेंजीन व्युत्पन्न का नाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापी समूह का नाम पूर्व लग्न के रूप में बेंजीन शब्द से पहले लिखते हैं, पूर्व लिखते हैं। जैसे आपने मेथिल, मेथॉक्सी, एमिनो, नाइट्रो, ब्रोमो को आपने पहले लिखा है, देखिए, है ना, तो इनको हम हमेशा पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। और इसको हमने प्रतिस्थापी क्यों कहा है? प्रतिस्थापी इसलिए कहा है कि जब मेथिल जुड़ा ना तो यहां पर के हाइड्रोजन को हटा के जुड़ा है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसकी जगह जुड़ जाना, किसी चीज की जगह, तो हाइड्रोजन की जगह जुड़ा है। परंतु उनके यौगिकों के ऋण नाम जो कोष्टक में दिए गए हैं भी काफी प्रचलित है। जैसे हमने यहां पर मेथिल बेंजीन कहा है तो IUPAC नाम हो गया, लेकिन टॉलुइन इसका कॉमन नेम है, साधारण नाम है। ऋण का मतलब होता है पुराना, जिसके नाम से हम जानते थे। ठीक है, ऐसा है, ये भी काफी प्रचलित है। अब पहले हमने एक प्रतिस्थापी देखा, अब द्विप्रतिस्थापी मतलब 2 जगह जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट है, थर्ड है और फर्स्ट है, फोर्थ है। तो उसके आधार पे 1,2 डाइब्रोमो, 1,3 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो, इस तरह से कहेंगे। तो द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न में प्रतिस्थापी समूहों की स्थितियां संख्याओं द्वारा दर्शाई जाती है। क्रमांकन इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिस्थापी समूह वाली स्थितियों को न्यूनतम संख्या मिले। ठीक है, जैसे हमने 1, 4, 1, 3, 1, 2 ऐसा कहा है। जैसे इस यौगिक ख का नाम 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन होगा, न कि 1,5। मतलब क्या है, जैसे इसमें आपने 1, 2, 3 कहा, अगर इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कहते तो इधर से गिनते, लेकिन हम 1, 5 नहीं कह रहे हैं, 1, 3 कह रहे हैं,
क्योंकि ये सबसे कम होगा। तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन होगा। नामकरण की ऋण पद्धति में 1, 2, 1, 3, 1, 4 स्थितियों क्रमशः आर्थ्रो, मेटा और पैरा पुरुलग्नों द्वारा भी दर्शाया जाता है। जैसे 1,3 डाइब्रोमो हमने कहा का नाम मेटा डाइब्रोमोबेंजीन भी है। समझे बात को? जैसे यहां पर 1 और 3 है तो 3 को हमने मेटा कहा, तो अगर हम इसको कहें मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, तो मेटा डाइब्रोमो का मतलब एक ब्रोमो तो पहले पोजीशन पे है और दूसरा ब्रोमो तीसरे पोजीशन पे है। अगर हम इसको कहते हैं आर्थ्रो डाइब्रोमो तो दूसरा वाला सेकंड पोजीशन पे है। अगर हम इसको कहते हैं पैरा ब्रोमो तो एक ब्रोमो चौथे पोजीशन पे है, लेकिन एक ब्रोमो पहले पे रहेगा ही रहेगा। तब हम उसको कहेंगे आर्थ्रो, मेटा या पैरा डाइब्रोमो। अगर ये खाली एक ही रहता, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम ये नहीं रखते हो, केवल इसको रखते, तो फिर ये 1 पोजीशन ही होता, यहां पर भी ये 1 ही होता, यहां पर भी ये 1 ही होता, फिर 2, 3, 4 ऐसा नहीं होता, वो 1 पोजीशन माना जाता। एक और पहले से जुड़ा है तो वो तीसरा, चौथा, दूसरा ऐसा पोजीशन माना जाएगा। ठीक है। मेटा का संक्षिप्त रूप एम है, एम लिखा जाता है। आर्थ्रो के लिए ओ, मेटा के लिए एम और पैरा के लिए पी लिखा जाता है। ठीक है। अब जैसे 1, 2 है और 1, 4 है, इनको आर्थ्रो और पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है। इन पुरुलग्नों का उपयोग त्रि तथा बहुप्रतिस्थापी बेंजीन के नामकरण में नहीं किया जाता है। मतलब कि 3 अगर जुड़े हैं, जैसे 1, 3, 5 ऐसे जुड़ा है, तो हम मेटा या पैरा या आर्थ्रो नहीं कहेंगे। वो 2 जुड़ा है तभी आर्थ्रो पैरा मेटा कहलाएंगे, 3 में नहीं। प्रतिस्थापियों की स्थितियां निम्नतम संख्या के नियम का पालन करते हुए की जाती है। तो फिर से वो न्यूनतम संख्या ही देखना है। कभी कभी बेंजीन व्युत्पन्न के ऋण नाम को मूल यौगिक लिया जाता है। ठीक है, ऋण नाम भी काफी प्रचलित है, ये कह रहा है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, मूल यौगिकों के प्रतिस्थापी की स्थिति को संख्या 1 देकर इस प्रकार क्रमांकन करते हैं कि शेष प्रतिस्थापियों को न्यूनतम संख्या मिले। प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। इसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देखिए, जैसे यहां पर देखिए, एक क्लोरीन जुड़ा है और 2 नाइट्रो जुड़े हैं, NO2 NO2 जुड़े हैं। ठीक है। तो मान लो हम इसको पहला पोजीशन माने तो ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा और छठवां है। तो 1 पे क्लोरो है, 2 और 4 पे 2 नाइट्रो है। ये देखिए 1 क्लोरो 2, 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है। अगर हम इसको इधर से गिनते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता, तो 1, 4, 6 ऐसा लिखते, ये भी गलत हो जाता। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते थे कि मान लो हम इसको 1 करें, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया। तो 1 और 3 पे डाई नाइट्रो होता और 4 पे क्लोरो होता। तो 4 क्लोरो 1, 3 डाई नाइट्रोबेंजीन, ये गलत हो जाता, क्योंकि 4, 1, 5 और 3, 8 हो जाता, जबकि यहां पर 1 और 2, 3 और 4, 7 हो रहा है ना। तो कम संख्या जोड़ने पे आना चाहिए, ऐसा हम देखेंगे। ठीक है। अब यहां पर कैसे लिखेंगे, देखिए ये मेथिल है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 1 पे मेथिल है, 2 पे क्लोरो है, 4 पे नाइट्रो है। 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो। इनको भी नाम के अल्फाबेट में लिखें। देखिए क्लोरो में C पहले आ रहा है, फिर मेथिल में M आ रहा है, फिर N आ रहा है। तो C, M और N एक के बाद एक आ रहा है, तो उसके आधार पे नाम दिए हैं कि 2 क्लोरो है, 1 मेथिल और 4 नाइट्रो है। ऐसा नहीं लिखा कि 1 मेथिल 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, ऐसा नहीं लिखा हमने। जो नाम है उनके अल्फाबेट से लिखे हैं, C, M और N। ये देखिए क्लोरो फ्रॉम C, मेथिल फ्रॉम M, N फ्रॉम नाइट्रो, उनके अल्फाबेट से लिखे। वैसे यहाँ पर भी है, एक क्लोरो है और डाई नाइट्रो है। ठीक है। इनको देखिए, एक मेथिल है, एक क्लोरो है और एक मेथॉक्सी है। तो मेथॉक्सी चूंकि फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसलिए पहला पोजीशन ये आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां है। 1 मेथॉक्सी, 2 क्लोरो, 4 मेथिल है। ठीक है। तो देखिए क्लोरो पहले आ गया, फिर 4 मेथिल है, और चूंकि ये मेथॉक्सी मिथॉक्सी जो बेंजीन है वो एनिसॉल कह रहे थे, आपको ध्यान होगा एनिसॉल।
तो 2 क्लोरो 4 मेथिल एनिसॉल कह दिया हमने, कॉमन नेम में एनिसॉल भी नाम हम लिखे थे, ठीक है। वैसी NH2 वाले को एनिलीन कहा था हमने, देखिए एनिलीन है ना, तो 1 2 3 4 है, तो ये 2 पे मेथिल है और 4 पे एथिल है, तो 4 एथिल 2 मेथिल एनिलीन है ना। और इसको हमने फिनॉल कहा था। आपको बता दें कि एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ अगर हम OH जोड़ देते हैं तो ये फिनॉल कहलाता है, और 3 पोजीशन पे मेथिल है और 5 पोजीशन पे भी मेथिल, 4 पोजीशन पे मेथिल है, तो 3,4 डाइमेथिल हो जाएगा, 3,4 डाइमेथिल फिनॉल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से नामकरण हम साधारण तरीके से कर सकते हैं इनमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जब बेंजीन वलय एवं क्रियात्मक समूह एल्केन से जुड़े रहते हैं तब बेंजीन को मूल न मानकर प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एक एल्केन का चेन है और एक रिंग है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि बेंजीन वलय एवं क्रियात्मक समूह एल्केन से जुड़े हैं। अब ये एल्केन है, इसी में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ गया मान लो, ठीक है, तो ये मेन हो गया और ये प्रतिस्थापी हो गया, मतलब क्रियात्मक समूह जिसमें जुड़ा रहेगा। अगर सीधी चेन वाले में क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो बेंजीन रिंग को हम प्रतिस्थापी मानेंगे, और अगर बेंजीन रिंग में क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो ये साइड वाले को प्रतिस्थापी मानेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापी के रूप में बेंजीन का नाम फेनिल और C6H5 को लघु रूप में PH यानी फेनिल लिखा जाता है। बेंजीन को फेनिल प्रतिस्थापी माना जाता है। निम्नलिखित के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। आर्थ्रो एथिल एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिलीन, 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन, 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक। तो एनिसॉल में एक मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ था, आपको ध्यान होगा, ये देखिए एक मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एनिसॉल हो गया। और इसके सेकंड पोजीशन पे एथिल जुड़ा है, देखिए है ना, आर्थ्रो पोजीशन पे, आर्थ्रो मतलब सेकंड पोजीशन है ना, ये आर्थ्रो पोजीशन है, इस पे जुड़ा हुआ है, तो ये एनिसॉल हो गया। मेथॉक्सी वाला एनिसॉल होता है, बेंजीन के साथ मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एनिसॉल, ठीक है। अब बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एनिलीन, और इसके पैरा पोजीशन यानी चौथे पोजीशन पे नाइट्रो, ये देखिए पैरा नाइट्रो, सेकंड में देखिए क्या लिखा है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। फिर क्या लिखा है, 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन। तो पहले आप पेंटेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 पेंटेन बना दिया आपने, 1 2 3 4 5 कर लिया, ठीक है। 1 पे फेनिल है, आप इधर फेनिल लिखे इधर फेनिल लिखे की बात है, फेनिल लिखेंगे तो इसमें एक बेंजीन रिंग जुड़ गया, ये फेनिल हो गया, ठीक है। 2,3 डाइब्रोमो, तो यहां पर ब्रोमो है यहां पर ब्रोमो है, ये हो गया। अब बाकी में जोड़ दीजिए, चलिए देखते हैं वैसे बना है कि नहीं। ये देखिए है ना, ये ऐसा बना दिया तो हर एक स्टेप पे कार्बन है, पता है ना आपको, ये कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, ये 5 है, 1 मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब पांचवें कार्बन से ये फेनिल, ये पहले कार्बन कहेंगे इसको, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो पहले कार्बन पे फेनिल जुड़ा है, फिर दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे ब्रोमो जुड़ा है, तो पहला फेनिल, फिर 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन, ये देखिए 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन। अब ये 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, तो सिंपल है, एक बेंजीन बनाइए, ठीक है, एक बेंजीन बना दिया, चलो ठीक है। फिर क्या लिखा, 1 पे फ्लोरो है, चलो ये फ्लोरो कर दिया 1 पे, ठीक है। और 4 पे एथिल है, तो 1 2 3 4 ये एथिल है, C2H5 एथिल हो गया है ना, और ये 2 पे नाइट्रो बेंजीन है, तो ये 2 पे नाइट्रो हो गया, ये देखिए 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो और 4 पे एथिल है, ये देखिए है ना, 1 फ्लोरो फिर 2 नाइट्रो फिर 4 पे एथिल है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता, वही चीज़ है, जहाँ से फ्लोरो है तो इसको 1 माना है, फिर 2 माना, 3 माना, 4 5 और 6, तो 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो और 4 एथिल, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो हो गए क्रियात्मक समूह वाले और बेंजीन रिंग वाले कार्बनिक पदार्थ जिनके हमके नामकरण और संरचनात्मक सूत्र को लिखना सीखा है, ठीक है।
अब हम देखते हैं समावयता। समावयता का क्या मतलब है? जब दो कंपाउंड या अधिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी फार्मूला सेम होती है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम होती है, जैसे कि आप कहते हो C6H12O6। आपने सुना होगा कि ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है और फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला है। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों समावयी हैं, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर CHO यानी एल्डिहाइड रहता है और फ्रुक्टोज के अंदर CO यानी कीटोन ग्रुप रहता है। तो दोनों एक दूसरे के समावयी हैं। इसको क्रियात्मक समावयता कहते हैं। समावयता बहुत प्रकार के होते हैं, तो उनमें एक होता है क्रियात्मक समावयता, मतलब जिनके फार्मूला तो एक जैसे होते हैं। समावयी का मतलब फार्मूला एक जैसा ही रहेगा सभी में। तो समावयी ऐसे जिनके फार्मूला एक जैसे हैं लेकिन उनके अंदर क्रियात्मक समूह अलग अलग है। जैसे कि ग्लूकोज के अंदर CHO यानी एल्डिहाइड है, इसलिए ग्लूकोज को एल्डोज कहते हैं, एल्डिहाइड है इसलिए। फ्रुक्टोज को कीटोज कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कीटोन है, CO ग्रुप। तो ये एक दूसरे के समावयी हुए, आइसोमर कहते हैं इसको इंग्लिश में, आइसोमर। तो कौन सा आइसोमर है? क्रियात्मक, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एक में कीटोन है एक में एल्डिहाइड है, तो क्रियात्मक समूह हुआ। वैसी प्रकाशी समावयता होता है, वैसी स्थान समावयता होता है, वैसी त्रिविम समावयता होता है, वैसी और कई प्रकार के समावयता होते हैं। तो समावयता में फार्मूला एक जैसा रहेगा लेकिन उसमें फिर कुछ न कुछ दोनों में या चारों में या तीनों में जितने भी समावयी एक साथ हैं उनमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाएगा, उसको हम कहते हैं समावयता। दो या अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं, जैसे अभी आपने देखा C6H12O6, ये अणुसूत्र है, इनका समान होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं और कुछ और भिन्नता भी हो सकते हैं, उनको समावयी कहते हैं। इस परिघटना को समावयता, आइसोमेरिज्म कहते हैं। विभिन्न प्रकार की समावयता को इस तालिका में दर्शाया गया है। अब तालिका भी देखेंगे अपन। तो कौन कौन से समावयता है? ठीक है, तो दो प्रकार के समावयता मुख्यतः है। एक है संरचनात्मक समावयता, दूसरा है त्रिविम समावयता। त्रिविम का मतलब होता है कि एक केंद्रीय परमाणु के साथ जो दूसरे और जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति अलग अलग होती है। कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, कुछ अलग अलग एंगल में लगे रहते हैं, तो उनको हम त्रिविम समावयता कहते हैं। उनकी संरचना में मतलब त्रिविम संरचना में अंतर होता है। तो ज्यामितीय समावयता और प्रकाशीय समावयता, ये दो प्रकार के होते हैं त्रिविम में। और संरचनात्मक समावयता में क्या होता है कि उनके अंदर जब संरचना देखते हैं अपन, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज को हम देखेंगे संरचना, तो उनके अंदर संरचना में कुछ अंतर मिलेगा। जैसे क्रियात्मक समूह अलग हो सकता है या कुछ और चीज जुड़े हो सकते हैं आजू बाजू में, इस टाइप के, है ना। तो इसमें श्रृंखला समावयता एक है। श्रृंखला में क्या होता है कि श्रृंखला सीधी श्रृंखला हो सकती है या शाखित श्रृंखला हो सकती है, लेकिन उनमें अणुसूत्र समान रहेंगे। स्थिति समावयता में क्या होगा कि जो क्रियात्मक समूह है या कोई प्रतिस्थापी समूह है उनकी स्थिति अलग अलग होगी। जैसे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे हमने देखा ना, ये 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 ऐसा हो सकता है, वो स्थिति समावयता है। क्रियात्मक समावयता मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आपके ग्लूकोज फ्रुक्टोज का है कि एक में क्रियात्मक समूह जो है एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, तो क्रियात्मक समावयता हुआ। मध्यावयता मतलब ये है कि वो दो संरचनाओं में एक दूसरे में परिवर्तनशील रहते हैं, मध्यावयता। हम इसको पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे कि आपके शुगर्स में भी मध्यावयता देखने को मिलता है, मोनोसेक्राइड्स में, शुगर में, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, इनमें मध्यावयता देखने को मिलता है। तो दो के बीच में ये संरचना में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए कि एक है नियोपेंटेन। ये स्लाइड हमारी खत्म हो रही है, तो ठीक है, अपन समावयता को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नए स्लाइड के साथ। ठीक है, स्लाइड हमारी खत्म हो रही है, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।